हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीएचसी बाय डीसी सर पे। दोस्तों, जैसा कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक एमपी जीके की स्पेशल सीरीज लेके आने वाला हूं। सर, यह सीरीज किसके लिए थी? तो मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ मेनली आपके एमपी पीएससी 2025 के लिए टारगेटेड है। इसमें मैं आपको क्या कराने वाला हूँ वह भी मैंने आपसे बात की थी। मैंने इसमें बताया था कि मैं आपको इसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसमें जो एमसीक्यू एमसी से रिलेटेड आए हैं, एमपी से रिलेटेड आए हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे। साथ साथ मैंने आपको फिर बताया था कि कुछ मैं एनालिसिस बेसिस पर भी क्या बनाऊंगा, प्रश्न बनाऊंगा। तो देखिए, यहाँ जीके सीरीज़ में मैंने मेनली क्या जोड़ा हुआ है। तो सर, मैंने मेनली क्या जोड़ा हुआ है कि आपके लिए जो पहले एमपी पीएससी जितने भी एग्ज़ाम कराता है उसमें जो एमपी जीके के प्रश्न आए हैं उन सभी को मैंने पहले इसमें ऐड ऑन किया है। उसकी क्लास कुछ दिनों तक चलेगी। साथ साथ जो हम प्रश्न पढ़ेंगे उसके आधार पर मैंने कुछ आपके लिए एक स्टैटिक डाटा निकाला है। उस डाटा को भी हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह सीरीज़ आपके लिए डेली आएगी और आपको क्या करना है, डेली इस सीरीज़ को देखना है। मेरा यही मानना है कि आपको इस सीरीज़ पे क्या है, बने रहना है, कंटिन्यू रहिएगा। तो जब आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 40 से 45 नंबर के एमपी जीके के प्रश्न, तो आप मुझे याद करोगे कि कृष्णा सर ने कभी बता दी, कृष्णा सर की वो क्लास पढ़ लेते तो आज हमारा कंडीशन और कुछ होती। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, साथ साथ सर का जो एक्सपीरियंस है, उन सभी को हमने मिलाकर आपके लिए यह क्लास शुरू की है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा पहला जो प्रश्न है, यह प्रीवियस ईयर एमपी पीएससी 2024 का पेपर है, उसी के आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस जिले को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिलाते हैं। तो सर, अशोकनगर में एक पड़ती है चंदेरी, और चंदेरी की साड़ियों को क्या दिया गया है सर? तो जीआई टैग दिया गया है, आप सभी को पता है। तो यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का आंसर 3 होगा। हमें कहाँ पर मिल रहा है? तो सर, बी वाले ऑप्शन में हमें 3 मिल रहा है, उसके अलावा कहीं पर भी 3 देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। परंतु हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, खरगोन में आप सभी को पता है, खरगोन में महेशवर एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है जो कि रानी अहिल्याबाई का की स्थली बताया जाता है। यहाँ नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके नज़दीक ही सहस्त्र जलधारा हमें, या सहस्त्र जलधारा जलप्रपात देखने को मिलता है। तो खरगोन में हमें क्या देखने को मिलता है? महेशवरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट। यहाँ पर एक शब्द देखने को मिल रहा होगा, टाइगर प्रिंट। तो देखिए, टाइगर प्रिंट यहाँ जो पेपर बनाने वाले ने है, उसने बाघ प्रिंट जो होती है, क्या होती है? बाघ प्रिंट जो होती है, उसे क्या लिख दिया था इस गधे ने? तो इसने लिख दिया था बाघ, टाइगर प्रिंट। ठीक है, तो बाघ प्रिंट के लिए भी क्या जाना जाता है? तो महेशवर या खरगोन जिला मुख्य रूप से जाना जाता है। और जो मुख्य बाघ प्रिंट वह किस जिले में होती है? तो वह धार जिले में भी फेमस है। आपको यह पॉइंट भी याद रखना है। तो यानी खरगोन का क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। बुरहानपुर आप सभी को पता है केले के लिए प्रसिद्ध है। केला महोत्सव भी कहाँ पर लगता है? बुरहानपुर में लगता है। और मंदसौर आप सभी को पता है लहसुन के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। अब हम बात करते हैं कि सर, एक ओडीओपी हम पढ़ते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके तहत किसी एक जिले के एक उत्पाद को क्या किया जाता है? स्पेसिफिकेशन प्रदान की जाती है और वहाँ के उसे क्या बताया जाता है? एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए, झाबुआ से आपको कड़कनाथ मुर्गा देखने को मिलेगा, जिसे जीआई टैग दे रखा है। रतलाम से आपको सेव या नमकीन देखने को मिलेगा, इसे भी जीआई टैग दे रखा है। फिर आप सीहोर में आएंगे तो सीहोर में जो बुधनी है, क्या है? बुधनी, जो पहले हमारे शिवराज सिंह जी चौहान की विधानसभा सीट हुआ करती थी, यहाँ लकड़ी के खिलौने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? लकड़ी के खिलौने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। फिर एक और बात याद रखना है कि सीहोर जो है, सीहोर जिला, वहाँ से सर सरबती गेहूँ बहुत फेमस है। कौन सा? सरबती गेहूँ बहुत फेमस है, जिसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है। फिर देखिए, यहाँ पर हम आते हैं किसमें? तो सर, गुना। तो गुना में भैया जो धनिया होता है बहुत बहुत फेमस है, तो आपको गुना का भी याद रखना है। फिर आप इधर आएंगे नरसिंहगढ़ में, तो यहाँ पर नरसिंहपुर में, तो यहाँ पर आपको गुड़ देखने को मिलेगा, यह भी बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। फिर छिंदवाड़ा में आए होगे तो छिंदवाड़ा में आपको संतरे बहुत फेमस मिलेंगे। साथ साथ यहाँ पर मक्का, छिंदवाड़ा में आपको क्या देखने को मिलेगी? मक्का। और उसके अलावा आपको देखने को मिलने वाला है, क्या देखने को मिलेगा? संतरे। ठीक है।
फिर देखिए डिंडोरी की गोंड चित्रकला बहुत फेमस है, जीआई टैग अभी दे चुके हैं। फिर आप आओगे रीवा में, तो रीवा में हल्दी, साथ साथ गोविंदगढ़ का आम, क्या गोविंदगढ़ का आम भी बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। इधर अलीराजपुर में आएंगे तो अलीराजपुर में आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक तो गलसन की माला, और उसके अलावा एक और बात याद रखनी कि यहाँ पर एक नूरजहाँ करके आम की एक वेराइटी है, वहाँ भी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वहाँ भी अलीराजपुर की प्रसिद्ध है। और अलीराजपुर से ओडीओपी के तहत मूसली को चुना गया है। खरगोन आप सभी को पता है कि सर मिर्ची के लिए बहुत फेमस है, निमाड़ क्षेत्र मिर्ची के लिए बहुत फेमस है। तो मिर्ची महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वह खरगोन में आयोजित किया जाता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। तो देखिए यहाँ पर हम एमपी का मैप बना लेते हैं। पहले ये अपन ने प्यारा अपना एमपी का मैप बनाया। अब सर यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच ली है। सर यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, और यहाँ क्या है, साउथ है। तो इसने क्या पूछा है, दक्षिण पूर्वी की बात की, यानी ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। अब अपन भारत में देखते हैं, ये भारत का मैप मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है सर अरब सागर, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो वहाँ पूछ रहा है कि सर्वाधिक वर्षा किससे होती है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण पूर्वी हिस्से में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, मानसून की बंगाल की खाड़ी से इसमें क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। आप सभी को याद रखना है। अब मैं इसमें आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूँ वर्षा से। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसे अरब सागर की शाखा भी बोलते हैं। आपके पेपर में आएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होती है, तो आपको बताना है कि लगभग 90% वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है या अरब सागर से होती है। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वह है पचमढ़ी। क्या है, पचमढ़ी। यहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा जो यहाँ पर होती है वहाँ है भिंड, और भिंड में लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कभी आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बालाघाट है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला है वहाँ कौन सा है, भिंड है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए ठंड के दौरान एक वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं, मावठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मावठा बोलते हैं। और इसका बारे में याद रखना है कि यहाँ मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह वर्षा होती है। अब देखिए हमने मध्य प्रदेश की वर्षा से कितने सारे पॉइंट आपके सामने रख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट ये है, और यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा होती है, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। और यहाँ पंचमढ़ी जो कि सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है, अधिकतर बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न था, लगभग अपन ने 5 से 6 फैक्ट क्या किए, कवर किए हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है, देवास। क्या है इसका राइट आंसर, देवास। देवास में 1962 में सर्वप्रथम क्या हुआ था, तो सोयाबीन की खेती प्रारंभ हुई थी। आपको याद रखना है, ईयर भी याद रखना, कब, 1962 में। सोयाबीन हमारे यहाँ की राजकीय फसल है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। क्या है, ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नाम है, आपको याद रखना है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है 2023 और 24 की, जिसके बाद मध्य प्रदेश वापस से क्या बन चुका है, सोया स्टेट बन चुका है। यानी सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सरवाहा होता है हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। आपको यह पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि 2020-21 में किस राज्य में सर्वाधिक गेहूँ, कहीं दाल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि 2023-24 में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश क्या है, वर्तमान में सोया स्टेट है। इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। यहाँ पर हमने 3-4 फैक्ट देख लिए। अब हम अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वहाँ रॉक फॉस्फेट की बात कर रहा है। रॉक फॉस्फेट जो होता है हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है, झाबुआ में इसका उत्पादन होता है।
आप सभी को पता होगा। और यह मुख्य रूप से किस में इस्तेमाल होता है, तो यह उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। किस में किया जाता है? उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? उर्वरक उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के गुना में आपको सभी को पता होगा कि एक फर्टिलाइजर्स प्लांट है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NFL, जिसे इटली की सहयोग से बनाया गया था। और यहाँ पर जो झाबुआ में क्या होता है, रॉक फॉस्फेट होता है, उसको कहाँ पर पहुँचाया जाता है? तो उसे गुना में पहुँचाया जाता है। और गुना में क्या बनता है? तो गुना में उर्वरक या फर्टिलाइजर्स बनते हैं। अभी आपको याद रखना है कि जबलपुर में भी फर्टिलाइजर्स के उद्योग लगातार लगने लगे हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए, NFL की अपन ने बात करी, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यह एक उर्वरक उद्योग है, यानी फर्टिलाइजर्स का उद्योग है, जो मेनली कहाँ पर खुला हुआ है? तो सर गुना जिले में स्थापित इटली के सहयोग से किया गया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया कि मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट जो खनिज है वो कहाँ पर होता है? तो झाबुआ में होता है। आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। अब अगला प्रश्न आते हैं कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? कभी आपने MPPSC का हमारा बैच लिया होता तो उसमें मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था कि काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, कि सर ज्वालामुखी से जो लावा निकला, क्या निकला? ज्वालामुखी से जो लावा निकला, और लावा के ठंडे होने के बाद वह उसमें टूट फूट हुई, जिसके कारण क्या हुई? काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अब यहाँ जो जब जिन चट्टानों से इसका निर्माण होता है, यानी लावा जम जाता है, तो उन्हें मुख्य रूप से कौन सी चट्टान बोली जाती है? बेसाल्ट चट्टानें बोली जाती है। तो बेसाल्ट चट्टानों से ही क्या हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में सर काली मृदा कहाँ पर है, उस पर भी एक बार चर्चा कर दीजिए। तो देखिए, अभी बताता हूँ आपको 1 मिनट में कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है 5 प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में हमें मुख्य रूप से कौन सी? काली मृदा देखने को मिलती है। उत्तरी क्षेत्र में हमें कौन सी देखने को मिलती है? जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। बघेलखंड में हमें मिश्रित देखने को मिलती है, आप सभी को पता होगा। फिर बघेलखंड वाले में लाल पीली मृदा देखने को मिलती है। और जो हमारा बालाघाट है वहाँ पर कौन सी मिलती है? लेटेराइट मृदा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो काली मृदा हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलती है, और यहाँ मध्य प्रदेश के लगभग 47% भाग में फैली हुई है। मालवा में हमें मुख्य रूप से साधारण काली मृदा देखने को मिलती है। साधारण काली मृदा कहाँ पर देखने को मिलती है? तो मालवा के पठार में देखने को मिलती है। ठीक है, और छिछली काली मृदा हमें मेनली नीचे तरफ मिलती है, और बीच में हमें क्या मिलती है? काली मृदा, यानी गहरी काली मृदा मिलती है। कितने प्रतिशत भागों पर फैली हुई है? 47% भागों पर। एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि काली मृदा का जो काला रंग है वो किसके कारण होता है? तो सर वह होता है चूना के कारण। और साथ साथ एक और पदार्थ है, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों, आप एक कॉपी बना लीजिए, और कॉपी में मैं जितने फैक्ट लिखवा रहा हूँ उन सभी फैक्टों को नोट करते चलिए। तो जब आप पेपर देने आखिरी में जाएंगे तो आपको क्या करना है? उन सभी फैक्ट को एक बार रिवीजन करके आगे बढ़ते जाना है। या कल की क्लास लेने आएंगे तो यह सभी फैक्टों को आप क्या करना है? याद करके आइएगा या पढ़ के आइएगा। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो उसको आप आसानी से आंसर कर पाएँ। ठीक है, अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला सबसे पहला राज्य है। कौन सा? वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का पहला राज्य है। और वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो सर 1970 में मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फिर देखिए, एक और पॉइंट आपको याद रखना है, 1964 में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1964 में किया गया था। और यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि 1973 में किसका हुआ? बांस का राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1973। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय बांस मिशन लाया गया। कौन सा? राष्ट्रीय बांस मिशन लाया गया था। इसको याद आपको रखना है। राष्ट्रीय बांस मिशन कब आया? 2013 में। यहाँ पर एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम, क्या? मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब होती है? तो 24 जुलाई 1975 को क्या होती है? उसकी स्थापना होती है। और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में उसका मुख्यालय। वन भवन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन भवन इसे बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कितने फैक्ट हुए? तो सर आपने यहाँ पर 7 से 8
8 फैक्ट बता दिए जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है विंध्यान स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। यह प्रश्न लगभग 90% बच्चे क्या हुए गलत करके आए। तो अब हम मैप से समझ लेते हैं पहले कि सर विंध्याचल स्कार्पलैंड या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। तो देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, थोड़ा गलत मैप बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल समझना है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है मुख्य रूप से। इसका जो पूर्वी वाला भाग है, सॉरी देखिए ये मिट चुका है, एक बार मैं वापस से कर लेता हूँ मैप, थोड़ा डार्क भी बना लेंगे। तो आप सभी को पता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर। और यहाँ का जो इसका सबसे ऊपरी वाला भाग है इसे क्या बोला जाता है, कैमूर बोला जाता है, जो कि रीवा सतना वाले क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद इसके नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, भांडेर बोला जाता है, जो कि दमोह वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और इसके पश्चिमी भाग को विंध्याचल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई लगभग 1086 किलोमीटर है। तो यह एग्जैक्ट नहीं है, परंतु आपको याद रखना है कि 1000 से अधिक इसकी क्या है, 1000 से 1200 किलोमीटर तक इसकी क्या है, लंबाई है, इस बात को याद रखना है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो सर गुडविल, जिसे किसी हिंदी मीडियम वाले ट्रांसलेट कर दिया तो उसका नाम एक और रखा गया है सद्भावना चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ उच्च जो इसका ऊपर वाला भाग होता है उसे कैमूर कहते हैं, और इसका जो निम्न वाला भाग होता है उसे भांडेर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भांडेर। देखिए अमरकंटक का पठार और मैकाल पर्वत श्रृंखला, मैकाल तो सर सतपुड़ा वाले क्षेत्र में आती है। बस्तर सर कहाँ पर पड़ेगा, तो बस्तर सर हमारा छत्तीसगढ़ में चला जाएगा। अमरकंटक का पठार ये विंध्याचल और किसके मध्य है, तो सतपुड़ा के मध्य, आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भांडेर का पठार। यहाँ पर एक और बात आप याद रख लीजिए कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, और जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है, जो कि पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी किस में, नर्मदापुरम जिले में। कभी पर्वत का नाम पूछ ले तो कौन सा, महादेव पर्वत श्रेणी पे यह स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किसकी, BHEL की यह बात कर रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई थी, तो इसकी बात कर रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू 1956 में कहाँ पर आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, और भोपाल में किसका, BHEL की आधारशिला रखते हैं। कब, 1956 में। यहाँ BHEL मुख्य रूप से UK या ब्रिटेन देश की सहायता से क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। 1960 के समथिंग यह प्लांट शुरू हो जाता है। तो 1960 में यह प्लांट शुरू हो जाता है, इसको भी याद रखना। कहाँ पर स्थित है सर, भोपाल में स्थित है। और कहाँ, किस देश के सहयोग से, तो ब्रिटेन देश के सहयोग से। तो इसका राइट आंसर क्या है, ब्रिटेन। आप सभी को पता है कि BHEL क्या है, एक महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी के ऊपर हम विस्तार में चर्चा करेंगे, परंतु अभी याद रख लीजिए कि जिसका 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होता है उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है, जिसमें भारत सरकार का 51% शेयर होता है, यानी ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं। तो BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा 2013 में दिया गया था। यह भी MPPSC द्वारा पूछा गया है, तो हमें हर स्तर पे तैयार रहना है। वर्तमान में अभी एक करंट अफेयर है, करंट अफेयर को आपको याद रखना है कि वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी है भारत में, और जो 14वीं महारत्न कंपनी है वह है हॉल, यानी उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बनाने का कार्य करती है। वह क्या है, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी है। तो आपको याद रखना है टोटल कितनी महारत्न कंपनी है, तो सर 14 महारत्न कंपनी, जिसमें से एक महारत्न कंपनी हमारे मध्य प्रदेश में है, जो कि BHEL है, और इसे 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर है भोपाल। ठीक है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर रहती है, भोपाल। तो इसका राइट आंसर यहाँ हो जाता है। अगला मैं आपको प्रश्न पढ़ाने से पहले बता देता हूँ कि हमारा प्रीलिम्स का जो लाइव बैच है वो कंटिन्यू चल रहा है। सुबह क्लास लगती है 8 बजे से लेके 1:45 तक डेली आपके लिए क्लास उपलब्ध होती है। लाइव बैच है, साथ साथ यह आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। कभी आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, कहीं आप जॉब में हैं, तो जॉब के चक्कर में कभी आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उन क्लास को देख सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 199 है,
ज़्यादा प्राइस नहीं है, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है। आपके एग्ज़ाम में जो आता है हम वह एनालिसिस के बेसिस पे आप पढ़ा रहे हैं। कभी आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो हमारी PSC बाय DC सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार डेमो देखिए। डेमो के बाद आप क्या करेंगे, इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस कोर्स में क्या है, एक प्रकार की विशेषता है जो आपके एग्ज़ाम में जो आता है वह सब इसमें पढ़ाया जा रहा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना या सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदारी से। देखिए बाणसागर की सर हम बात करते तो यह सोन नदी के ऊपर बनी हुई है और कहाँ पर बनी हुई है, शहडोल जिले में बनी हुई है। और यहाँ सर 3 राज्यों के मध्य की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन की सर, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच। ठीक है, 2:1:1 में यह तीनों को पानी बांटा गया। भांडेर परियोजना की बात करते हैं तो यह सर माता टीला बांध के उधर से होके गुजरती है, यानी लक्ष्मीबाई बांध से होके गुजरती है। और इस परियोजना के द्वारा ग्वालियर और दतिया क्षेत्र को क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है। तो भांडेर परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है, संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना की बात करते तो राजघाट परियोजना भी क्या है, मुख्य रूप से 4 राज्यों के बीच में नहीं है, यह परियोजना भी केवल 2 राज्यों के मध्य है। सरदार सरोवर बांध परियोजना आप सभी को पता है कहाँ पर है, गुजरात के पास बनी हुई है, भाड़ोच के पास। और वहाँ गुजरात में बनी हुई है, जो नर्मदा नदी पर बनी हुई है। और यहाँ मुख्य रूप से 4 राज्यों के बीच में कौन कौन सी, एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा जो राज्य आता है वो है राजस्थान। तो 4 राज्यों के मध्य मिलके यह बनी हुई है। तो आपको याद रखना है सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों के बीच में, 4 के बीच में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। राजघाट परियोजना भी मेनली बेतवा नदी पर भी बनी हुई है, आपको इसके बारे में भी याद रखना है। बाणसागर सोन, भांडेर, माटा टीला बांध जो कि किस पे बनाया गया है, तो वहाँ भी बेतवा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो यह सभी हमने 8 से 9 फैक्ट इसमें देखे। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पैरा केनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आज सुबह की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, पैरा केनोइन खिलाड़ी हैं जो पैरा एशियन गेम्स हुए थे उनमें इसने क्या जीता था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और यह कहाँ से संबंधित है, तो प्राची यादव मेनली भोपाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्राची यादव है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि कहाँ से, खरगोन से हैं। और खरगोन से यहाँ किस खेल से संबंधित है, यह शूटिंग खेल से संबंधित है, हमेशा रिकॉर्ड में रहते हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर देखिए मैं 2-3 के बारे में और आपको बताता हूँ कि ऐसे एक आती हैं चिंकी यादव। चिंकी यादव किससे, शूटिंग से, आपको याद रखना है। फिर रूबीना फ्रांसिस, कौन है, रूबीना फ्रांसिस। और रूबीना फ्रांसिस भी किस में आती है, तो रूबीना फ्रांसिस भी सर शूटिंग की खिलाड़ी हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि कौन खिलाड़ी है जो कि इटारसी से संबंधित है और भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे ओलंपिक में, जहां भारत ने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है जो इटारसी से संबंधित है। तो यह मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख खिलाड़ी थे, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है। यानी यहाँ किसकी बात कर रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की बात कर रहा है। तो यहाँ कहाँ पर है, भोपाल में है। इसे मध्य प्रदेश राज्य का क्या कहा जाता है, नीति आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीति आयोग कहा जाता है। और यहाँ मध्य प्रदेश में किसका कार्य करता है, सुशासन के लिए यह कार्य करता है, यानी गुड गवर्नेंस के लिए यह कार्य करता है। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह मुख्यमंत्री होता है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोहन यादव। और इनके उपाध्यक्ष का बारे में आपको याद रखना है कि इनके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सचिन चतुर्वेदी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर है, भोपाल में है। 2007 में इसे विद्यालय के रूप में गठित किया गया था और 2014 में इसे नीति विश्लेषण संस्थान के रूप में पुनर्गठित किया गया है। ये दोनों तारीख भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। भोपाल में 2007 में विद्यालय के रूप में, 2014 में इसका पुनर्गठन किया गया। यहाँ मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस के लिए कार्य करता है, आपको इतना याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं। तो यहाँ MPPSC द्वारा क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। तो यहाँ मुख्य रूप से आपको याद रखना है, मंडला और डिंडोरी वाले क्षेत्र में कौन रहते हैं, भिम्मा जनजाति के लोग रहते हैं। भील हमारे कहाँ पर रहते हैं, तो सर पश्चिमी क्षेत्र में हमें भील जनजाति देखने को मिलती है।
कोरकू जनजाति की बात हम जब करते हैं तो मध्य प्रदेश या मध्य सतपुड़ा क्षेत्र में कोरकू जनजाति रहती है। भारिया जनजाति हमें मुख्य रूप से छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है और छिंदवाड़ा का सर पातालकोट जो क्षेत्र है वहाँ मुख्य रूप से भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपको बेगा जनजाति की बात करते हैं तो बेगा जनजाति मुख्य रूप से बालाघाट में रहती है। तो बालाघाट के आइट साइड के जितने भी ज़िले आएंगे आप उनको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। फिर सहरिया जनजाति की जब बात करते हैं तो सहरिया जनजाति मुख्य रूप से मध्य भारत के पठार में रहती है और मध्य भारत में भी कहाँ पर श्योपुर, गुना, शिवपुरी, फिर अपना ग्वालियर आदि क्षेत्रों में सहरिया जनजाति निवास करती है। फिर एक और जनजाति आती है कोल जनजाति। तो कोल जनजाति मुख्य रूप से रीवा सतना वाले क्षेत्र में रहती है। फिर एक आती है पनिका जनजाति। पनिका जो कौन सी होती है, कबीरपंथी जनजाति होती है। यह कहाँ पर रहती है, तो यह शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में रहती है। ठीक है। फिर एक आती है मुड़िया जनजाति जो कि गोंड जनजाति की उपजाति बताई जाती है। तो यह जनजाति मुख्य रूप से शहडोल, उमरिया वाले क्षेत्र में रहती है क्योंकि मुड़िया मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है, तो यह यहाँ पर रहती है। फिर एक है अगरिया जनजाति। यह भी शहडोल, मंडला वाले क्षेत्र में रहती है और यह लोहे का कार्य करती है। किसका? लोहे का कार्य करती है। तो आपको यह सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न है मंडावरा त्यौहार किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मंडावरा त्यौहार जो है मुख्य रूप से किसका एक पारंपरिक त्यौहार है, किसका? गोंड जनजाति का। गोंड जनजाति में बनाए जाने वाले अन्य उत्सव की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बनाया जाता है बिदरी। क्या बनाया जाता है? बिदरी एक उत्सव बनाया जाता है। उसके बाद बकपंथी नामक एक उत्सव इनमें बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नवाखानी, नवाखानी के बाद इनमें जावरा, मड़ई और छेरता, यह गोंड जनजाति में बनाए जाने वाले कुछ प्रमुख क्या हैं? त्यौहार हैं। इसके साथ साथ हम इसके नृत्य की बात करते हैं गोंड जनजाति के, तो इसमें मेनली जो नृत्य किए जाते हैं वह किया जाता है कर्मा, सैला, फिर बड़ोनी, सुआ, बिरहा और कहरवा। तो यह कुछ नृत्य हैं जो किसमें किए जाते हैं? जनजाति में किए जाते हैं, गोंड जनजाति में। इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर अगला है महान तांत्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है। तो आप सभी को पता है भील जनजाति से यह संबंधित है। इनका जन्म जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो खंडवा की पंधाना तहसील है, खंडवा की पंधाना तहसील। यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर जन्म इनका हुआ सर। पंधाना तहसील है, बड़ौदा अहीर करके एक गांव है, बड़दा अहीर करके यहाँ पर एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म होता है खंडवा में। 1857 की क्रांति में यह अपना बहुत योगदान देते हैं। इनके अन्य नाम की बात करते हैं तो कोई इनको तांतिया बोलता था, कोई इनको टंटिया बोलता था, तो इनके जैसे अन्य नाम हैं। यहाँ मुख्य रूप से मामा के नाम से संबोधित किए जाते थे, जो भीलों में बहुत प्रसिद्ध एक शब्द वाली है मामा। भील मामा अधिकतर लोग कहलाना पसंद करते हैं। 1889 के समथिंग क्या होता है कि इनको जबलपुर में फांसी दे दी जाती है। जबलपुर में फांसी देने के बाद इनको जो पताल पानी है जो इंदौर में पड़ता है, पताल पानी के जो नीचे जो झरना गिरता है वहाँ पर लाकर क्या इनकी लाश को फेंक दिया जाता है। यानी इनकी शहीदी वाली लाश को कहाँ पर फेंका जाता है? पताल पानी। तो पताल पानी में ही इनका क्या है? समाधि स्थल है। क्या है? समाधि स्थल कहाँ पर है? तो पताल पानी में इनका समाधि स्थल है। ठीक है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई संबंधित हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से भील की उपजाति भिलाला जनजाति से संबंधित है। रघुनाथ सिंह मंडलोई की हम बात करते हैं तो रघुनाथ सिंह मंडलोई कहाँ से थे? धार की अमझेरा रियासत से संबंधित है। कहाँ से? धार की अमझेरा रियासत से संबंधित थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत योगदान दिया, तो इनके बारे में भी याद रखना है। इन्होंने इंदौर में क्रांतिकारी एक गठबंधन था, उनके साथ मिलकर बहुत तोड़फोड़ मचाई थी 1857 की क्रांति के दौरान, तो यह बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्गवासी श्री बादल भोई कौन थे? तो देखिए भैया, बादल भोई जो थे प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बादल भोई की जब हम बात करते हैं तो बादल भोई मुख्य रूप से इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो सर वर्तमान में जो छिंदवाड़ा जिला है वहाँ पर इनका जन्म होता है। और यहाँ किस जनजाति से संबंधित है? सर गोंड जनजाति से संबंधित है। 1921 में जब महात्मा गांधी मध्य प्रदेश आते हैं आंदोलन में भाग लेने के लिए, तो वहाँ किससे मिलते हैं? बादल भोई से मिलते हैं। तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी 1921 में बादल भोई से मिले थे।
फिर आपको एक और बात याद रखना है कि बादल भोई राजकीय संग्रहालय, क्या है वहाँ? राजकीय संग्रहालय है, जो कि गोंड जनजाति से संबंधित है संग्रहालय, और यह कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में है। तो यह भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक कला व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? कौन सा सम्मान दिया जाता है लोक व पारंपरिक कलाओं में महिलाओं को? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इंतज़ार करूँगा कि आप कब इसका उत्तर दे रहे हैं। कभी उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बात की बात रहेगी, परंतु अभी कभी आपको उत्तर पता हो तो अभी उत्तर दे दीजिए कि सर इसमें इन महिलाओं को यह सम्मान दिया जाता है, तुलसी दिया जाता है, कि देवी अहिल्याबाई दिया जाता है, कि राज्य स्तरीय शिखर सम्मान दिया जाता है। कौन सा सम्मान दिया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। किसको दिया जाता है? जल्दी बता दीजिए। यह आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कोई आंसर तो नहीं, तो अब अगला आते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सर्च करके, ठीक है। बिरहा किस जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? कौन सा? बिरहा किस जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? आप सबको जल्दी से बता देना है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बिरहा नृत्य भी देखा था, तो हमने थोड़ी देर पहले बिरहा नृत्य भी देखा था कि किसी व्यक्ति की याद में बिरहा गायन किया जाता है, तो यह मुख्य रूप से गोंड जनजाति की महिलाएं करती हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं के लेखन पर कौन सा सम्मान दिया जाता है? कौन सा सम्मान दिया जाता है साहित्य व जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं और विशिष्टताओं के लेखन पे? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्लास लंबी हो रही है, कभी आज आंसर नहीं दे पाए तो इन दोनों के आंसर मैं आपको कल दूंगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम पर चल रही है? तो आप सभी को पता है कि तांत्या भील के नाम पे तांत्या भील स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो यह इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन वान्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1980 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। अब वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? तो इसने किसका आंकड़ा पूछा? तो सर 2017-18 का हमसे आंकड़ा पूछ लिया था, और इसमें क्या था? 2% था। क्या था? इसका आंसर 2% था, आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश की उन्नति एग्री जीआई परियोजना किसके लिए है? किसकी बात कर रहा है यहाँ? उन्नति परियोजना की बात कर रहा है। तो यहाँ मेनली किसके लिए? कृषि की पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजनरी ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए उन्नति परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं जिसका प्राइस मात्र 499। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? तो सर इसे हमें यूनिट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी क्या मिलने वाले हैं? एमसीक्यू मिलने वाले हैं, और उनकी संख्या कितनी है? 14,000 से अधिक है। साथ साथ हम इसमें 25+ FLT आपको प्रदान करेंगे, और आप यकीन मानिएगा कि जो 25 FLT मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, आपके जो 100 प्रश्न है उसमें से कम 80 से 90% आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उन्हीं FLT से देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इसे भी ज्वाइन करने के लिए हमारी PSC by DC सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और इसे ज़रूर क्या कीजिए, इस टेस्ट सीरीज में ज़रूर शामिल होइए। हमारा अगला है, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो भैया चिन्नौर सर मुख्य रूप से बालाघाट। सीहोर में सर सरबद्दी का किया जाता है, ये मेरे को पता है। सरबद्दी क्या है? सर गेहूँ है। अब मेरा आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आज हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वह है, पैरालंपिक पदक विजेता कपिल परमार किस खेल से संबंधित है? ये इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसके साथ साथ मैंने 2 पुरस्कार के और प्रश्न के आपसे उत्तर पूछे, तो तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे ही हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कल वापस मिलेंगे इसी समय में, तो आप इस सीरीज में ज़रूर बने रहिए, डेली देखिए। आपको कभी और अच्छे से पढ़ना हो तो हमारा MPPSC का जो बैच है उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें डेली लाइव के क्लासेज चल रही हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल वापस से। थैंक यू।